Today, today's topic will be the mutation theory. ह्यूगो डी व्रीज का एक established थ्योरी है म्यूटेशन थ्योरी. आज उस पर बात करेंगे एंड हाउ दिस थ्योरी क्रिएट ऑब्स्टिकल इन डार्विनिज्म. ये हम लोगों का एक मेन पॉइंट. देन उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन पे प्रोसीड करना है आज के टॉपिक में. और कुछ इसके बाद एक मैथमेटिकल सिस्टम है, उस पर बात करेंगे. पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो हाउ द जीन्स ट्रेवल इन पॉपुलेशन, इस बारे में बात होगी. एक्चुअली जेनेटिक्स तो आप पढ़ते ही हो, बट पॉपुलेशन में हम कैसे एस्टिमेशन करते हैं, दिस विल बी इंटरेस्टिंग केस. तो आज की थ्योरी दैट इज म्यूटेशन थ्योरी. आज हम लोग म्यूटेशन पे बात करेंगे. एग्जैक्टली क्या हो गया जब डार्विन ने पूरा एक्सप्लेनेशंस अपने दिए, और मैंने बताया आपको कि डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट फिलोसोफर्स, और उनके नाम क्या क्या थे. देयर नेम्स वर वेलेस, ठीक है, माल्थस, इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर और लिल, ऐसे कुछ लोग जो हैं. हेंसलॉ वाज हिज को-वर्कर, he was the co-traveler you can say, but the co-worker was, ये थे A.R. वेलेस. वेलेस ने पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट जियोग्राफिकल जोन में डिफाइन कर दिया, और वो जोन मैंने आपसे शेयर किए थे, डिस्कस किया था. डार्विन ने लास्ट का एक महीना जिस गैलापागोस आइलैंड पे गुजारा, उसको उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया था? लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन. तो लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो इसलिए कह दिया कि वहां अजीबोगरीब तरीके के जो नॉर्मल लैंड पे हम लोगों के जो मेन लैंड पे एनिमल्स मिलते हैं, कुछ वैसे नहीं थे, उनसे कुछ डिफरेंट थे. जैसे कि टॉर्टस का साइज नॉर्मल टॉर्टस से कई गुना ज्यादा था, वेट ज्यादा था. और इसी तरह डार्विन फिंचेस, ठीक है. तो देयर इज अ क्विज, नेम द जीनस ऑफ डार्विन फिंचेस. लेट मी सी कौन सबसे पहले आंसर देगा. जीनस ऑफ डार्विन फिंचेस, जीनस ऑफ डार्विन फिंचेस, कौन सबसे पहले आंसर देगा? लेट मी सी. जीनस ऑफ डार्विन फिंचेस, डार्विन के फिंचेस का जीनस मुझे लिख के भेजिए. डार्विन फिंचेस. और भी चलो एक दो क्वेश्चंस पूछते हैं, पता लगेगा कितना पढ़ा आप लोगों ने. डार्विन फिंचेस, कोई पता नहीं लग रहा है. देयर इज नो आंसर. डार्विन फिंचेस, चलिए बता दीजिए. डार्विन फिंच नहीं मालूम है. हाउ मेनी species belongs to Darwin's finches? How many species belongs to Darwin's finches? No answer. How many species? हाँ ठीक है, यशिका ने सबसे पहले आंसर दिया, ठीक है, शरण ने भी दिया, एंड यशिका also says कि 20 varieties हैं. There are 20 varieties. Good. तो you don't know Darwin's finches. It was Geospiza. Geospiza. Okay. तो अभी याद आ गया यशिका. तो Geospiza, Geospiza जो है वो, बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. डू यू नेम द नो द नेम ऑफ दैट शिप? शिप का नाम जानते हो? शिप का नाम? नेम दैट शिप. HMS बीगल. गुड गुड यशिका. हाँ ठीक है, शरण ने भी आंसर किया. बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी कोई है नहीं क्या? कोई और आंसर नहीं कर रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन. नेम द बुक, नेम द बुक इन विच theory of natural selection was discussed.
नेम द बुक, ये बुक दिखाई भी थी मैंने आपको. नेम द बुक इन विच थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज डिस्कस्ड. नेम द बुक. अभी देखो कौन आज ज्यादा आंसर करेगा. बोलो नेम द बुक. नो आंसर्स, नो आंसर्स. इसका मतलब सही से पढ़ नहीं रहे हो. हाँ, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. यशिका, गुड गुड. ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ओके. अच्छा, एक और बुक है. नोट डाउन अनदर नेम. बुक आपके पास हाथ में है ना, जो अपना एनसीईआरटी है, तो राइट डाउन द नेम. नेम अनदर बुक रिटन बाय, और बड़ी फेमस बुक है. Descent of Man, DESCENT, Descent of Man. Descent of Man. It was also written by Darwin. Descent of Man, human origin evolution को लेकर के बुक है. Descent of Man. Okay, तो this was written by Darwin. Another एक और कॉन्सेप्ट पे, तो एक और ब्रांच में लिखा दे रहा हूं. एंथ्रोपोलॉजी. Write down anthropology. Anthropology, the branch of science. It is the branch of science dealing with the write down anthropology. This is the branch of science which deals with the study of human evolution and cultural development. Human evolution and cultural development. अभी हम लोग का टॉपिक आएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन. ठीक है. नेम द को वर्कर ऑफ डार्विन. नेम द को वर्कर ऑफ डार्विन. डार्विन के को वर्कर का नाम क्या है? नेम द को वर्कर ऑफ डार्विन. नेम द को वर्कर ऑफ डार्विन. यार विलिस नहीं है. ही इज, कोई और नाम बताया था मैंने. AR वेलेस. बेटा AR वेलेस था, आपने सुना सही से नहीं है प्रोबेबली वो. हाँ, AR वेलेस, WALLACE. शरण बेटे, वो आपने जो AR सुना है ना, वो KR जिसको लिख रहे हो, स्पेलिंग सही करो. ARWALLAS. मैं लिख के दे देता हूं. AR वेलेस, WALLACE. AR वेलेस. ठीक है. तो AR वेलेस करेक्ट कर लीजिए इसको. AR वेलेस. वेलेस वाज को वर्कर ऑफ डार्विन. ठीक है. ये कुछ हिस्टोरिकल से क्वेश्चन है. दीज आर हिस्टोरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो हिस्ट्री जैसे क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी, तो याद हो जाएंगे. ओके. अब क्या करना है, मुझे ये बताओ. देयर वाज अ सपोर्टर ऑफ लेमार्क, जिनके बारे में बताया कि ही वर्कड ओवर salamanders, adaptations in salamanders. Name that supporter of Lamarckism. Name that supporter of Lamarckism. Who committed suicide? जिसने सुसाइड कर लिया था बाद में. मैंने बताया था ना, किंग्सले नोबल थे जिन्होंने उनकी लैब में विजिट किया. किंग्सले नोबल वाज अ वेरी रिनोन्ड हर्पिटोलॉजिस्ट. एक्चुअली हर्पिटोलॉजिस्ट ये नई ब्रांच भी आ गई. चलो इसको भी लिख लो, फिर मैं ये बात बता देता हूं आपको. HERPETOLOGY. हर्पिटोलॉजी. हर्पिटोलॉजी क्या होता है? कलेक्टिव स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया. कलेक्टिव स्टडी ऑफ एम्फीबिया एंड रेप्टाइल. यू कैन राइट लाइक दिस. एम्फीबिया एंड रेप्टाइल. कलेक्टिव स्टडी ऑफ एम्फीबिया एंड रेप्टाइल. ओके. तो ये हर्पिटोलॉजिस्ट है किंग्सले नोबल. किंग्सले नोबल जो है वो हर्पिटोलॉजिस्ट थे. ठीक है. तो किंग्सले नोबल वाज हर्पिटोलॉजिस्ट, जिन्होंने कैमरर के लैब में विजिट किया ये देखने के लिए कि बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट चल रहा है. एंड ही फाउंड दैट कि जो कैमरर हैज इंजेक्टेड समथिंग अंडर द स्किन,
एंड दिस फाइंडिंग वाज वेरी शॉकिंग, और इस वजह से जो कैमरर है उन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो कैमरर ने सुसाइड किया, और जो है ये कहानी जो है वो पूरे हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो है वो फेमस है इस बात को लेके। तो इसमें जो सपोर्टर थे वो कैमरर थे, नाम तो चलो मैंने बता ही दिया आपको। चलो एक और क्वेश्चन पूछूं, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। नेम दैट बुक इन विच लेमार्किज्म वाज डिस्कस्ड। और दूसरे तरीके से पूछूं, द बुक रिटन बाय लेमार्क, द बुक रिटन बाय लेमार्क कौन सी बुक थी? नहीं पता चल रहा है। बुक रिटन बाय लेमार्क, नो आंसर्स, नो आंसर्स। फिलोसॉफिक जोलॉजिक, लिख लो, फिलोसॉफिक जोलॉजिक। यशिका, एंथ्रोपोलॉजी is the branch of biology dealing with the study of human evolution and culture, human evolution and culture, मतलब ह्यूमंस का कल्चर और एवोल्यूशन के डेवलपमेंट को ह्यूमन एवोल्यूशन और कल्चरल डेवलपमेंट, यू कैन से लाइक दिस। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी हुआ ये ब्रांच हमारा। किंग्सले नोबल की कहानी आ गई, और मैंने फिलोसॉफिक जोलॉजी याद दिला दिया आपको। हु प्रोवाइडेड द जर्म प्लाज्म थ्योरी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रोवाइडेड द जर्म प्लाज्म थ्योरी? हु प्रोवाइडेड द जर्म प्लाज्म थ्योरी? देयर इज नो आंसर। अभी देखो, इसका मतलब ये है कि छुट्टियां आप जो है बढ़िया से बिता रहे हो, आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। वीजमैन, ये ठीक है, ओके। ऑगस्ट वीजमैन, ऑगस्टस वीजमैन नहीं है, ऑगस्टस नहीं है खाली, ऑगस्ट वीजमैन। हर्षित, यशिका, हाँ ठीक है, सही आंसर है। तो वीजमैन ने, ये वाइजमैन नहीं है, WEISMANN, WEISMANN, वीजमैन। ठीक है, स्पेलिंग WEISMANN, वीजमैन। ओके, तो वीजमैन जो है उन्होंने थ्योरी दिया, जर्म प्लाज्म थ्योरी, और 21 जनरेशन तक उन्होंने रैट्स के टेल को कट किया, ये देखने के लिए कि टेल खत्म हो जाएगी। और इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया किसको? उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया लेमार्क को। ठीक है, तो ये जो गड़बड़ी थी, एक्चुअली ही डिडंट रिकॉग्नाइज कि किसी एनिमल का अपना कोई उसकी डिजायर और उसके इंटरनल इंस्टिंक्ट होते हैं जो कि लाखों साल के एवोल्यूशन से डेवलप हुए, तो जिसको इजीली खत्म नहीं किया जा सकता है। ओके, तो नाउ हम टॉपिक आज नेक्स्ट लेवल पे शुरू कर रहे हैं, अगली जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो बच्चों, ऐसा है कि जब डार्विन की थ्योरी स्टैब्लिश हो गई थी, तो उसके बाद एक एग्नोस्टिक फेज आया, जब डार्विन का विरोध शुरू हो गया, क्योंकि साइंस आगे बढ़ चुकी थी, मेंडल आ चुके थे, और ह्यूगो डीवरीज ने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे। मेंडल स्टैब्लिश्ड जेनेटिक्स, और वो बता चुके थे कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में दे ट्रेवल थ्रू जीन्स, और वो जीन्स जो है वो पार्टिकल्स कहे जा सकते हैं जो कि आपके कैरेक्टर्स को जनरेशन बाय जनरेशन ट्रेवल कराते हैं। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन क्लस थ्योरी थी कि भाई बॉडी के हर एक पार्टिकल्स, हर एक बॉडी के हर एक पार्ट से छोटे छोटे पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट होते हैं ह्यूमन क्लस में, जो स्पर्म जैसा बताया था डार्विन ने, उसमें कंट्रीब्यूट होते हैं और इस तरह अगली जनरेशन में पहुंचते हैं। तो ये अभी रबिश है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं रह गया जब मेंडल जो है उन्होंने अपनी स्टडीज को स्टैब्लिश कर लिया। अब आगे की बात मैं ये कहता हूं कि एक तो ये उनको सेटबैक लगा उस थ्योरी को कि भाई जो है ऐसा कुछ नहीं है,
जीन है जो कि आपके आपके जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर अरेंज्ड है, और ये जेनेटिक मटेरियल गैमीट्स के थ्रू अगली जनरेशन में जाएगा और कैरेक्टर्स को कैरी करवाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ह्यूमन क्लस थ्योरी जो है डिस्कार्ड हो गई। इसके बाद जिन पॉइंट्स को डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, जैसे डायनासोर्स का एनॉर्मस साइज, एज वेल एज व्हेल जैसा एनिमल जो इतना बड़ा है, ठीक है, एज वेल एज वो नहीं बता सके कि जो एंटलर्स ऑफ, मतलब जो सींग होते हैं किसके, जो रेंडियर्स के, बारहसिंगा जो होता है उसके, रेंडियर्स के सींग जो है वो इतने बड़े क्यों हैं, जबकि वो यूजलेस हैं। इतने बड़े सींगों से उसको कई बार डेथ भी हो जाती है, कई बार वो बुशेस में उलझ जाते हैं, कई बार दूसरे एनिमल के साथ उलझ जाते हैं और मर जाते हैं, तो इट इज यूजलेस। और इतनी भारी चीज को सिर के ऊपर लेके कैरी करना है, तो दिस इज यूजलेस। तो ये चीज क्यों मौजूद है जबकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात कर रहे हैं? तो डार्विन कुडंट एक्सप्लेन दिस, वो इस चीज को नहीं बता सके। ठीक है, तो क्या होता है कि डीवरीज ने एक्सप्लेन किया। डीवरीज टोल्ड दैट कि भाई अचानक से कोई परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, है ना, अचानक से चेंज हो जाते हैं जनरेशन में, एक ही जनरेशन में कोई चेंज हो जाते हैं। और ये बात बड़ी जो है इंपॉर्टेंट लगती है, एक अजीब लगती है कि अचानक से चेंज हुआ। इसको उन्होंने म्यूटेशन नाम दिया। उन्होंने कहा कि जीन जो है वो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस से बने होते हैं, ATGC जो आप पढ़ोगे, ठीक है, आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में वो कहते हैं कि ये जो ATGC का अरेंजमेंट है, जो ये बेस पेयर्स हैं, ये या तो डिलीट हो सकते हैं सडनली किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से, या ये ऐड हो सकते हैं। तो यू विल स्टडी डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन। जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे एडिशन, डिलीशन, साल्टेशन, इन्वर्जन, ये अलग अलग तरह के पढ़ोगे। मतलब एडिशन का मतलब एक नए बेस पेयर का आना, डिलीशन का मतलब है डिलीट हो जाना, इन्वर्जन का मतलब है आगे पीछे हो जाना, ठीक है, साल्टेशन का मतलब है जंप करके आगे निकल जाना। तो इस तरह से ये शिफ्टिंग वगैरह ये सारी जो है, जैसे आप सोचिए कि एक वर्ड आप लिखते हो, ठीक है, एक वर्ड लिखते हो और उस वर्ड के लेटर्स को आगे पीछे कर दीजिए तो मतलब बदल जाता है। वैसे ही जेनेटिक सीक्वेंस के अंदर अगर चेंज होगा तो जिन प्रोटीन्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो प्रोटीन्स बदल जाते हैं। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द चेंजेस अकर इन मॉर्फोलॉजी आल्सो। ठीक है, अब आप सोचो कि आप कोई रेसिपी है आपके पास लिखी हुई और उससे आप खाना बनाने जा रहे हो, उसको पढ़ रहे हो और खाना बना रहे हो, तो जो लिखा हुआ है वो जीन जेनेटिक सीक्वेंस है और जो बना रहे हो वो प्रोटीन सिंथेसिस है, ऐसे मान के चलिए। और अगर किसी ने शरारत करके उस रेसिपी में कोई चेंज कर दिया है, तो क्या आप वो चीज बना पाओगे जो कि आप बनाना चाहते हैं? यू विल सी देयर इज सम चेंज इन दैट करी। तो इसी तरीके से जो नेचर है उसमें अगर जेनेटिक चेंजेस आते हैं, म्यूटेशन हो जाता है, तो वो जो किसी ने चेंज किया आपकी रेसिपी में लिखे हुए मटेरियल में, वो एक तरह का म्यूटेशन था। ओके, इट केम ड्यू टू द एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल एफर्ट। तो नेचर में भी क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं। दोज फैक्टर्स आर कॉल्ड एज म्यूटेजेंस। क्या कहेंगे हमको? म्यूटेजेंस कहेंगे। वो म्यूटेजेंस कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, वो म्यूटेजेंस हैवी मेटल्स हो सकते हैं, वो म्यूटेजेंस रेडिएशन हो सकते हैं, हाई टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें बॉडी के अंदर चेंजेस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जब ये चेंजेस क्रिएट होते हैं तो हम कहते हैं कि म्यूटेशन हो गया। और म्यूटेशंस जो है मोस्ट ऑफ केसेस में हार्मफुल होते हैं। लिख लीजिए इस बात को, म्यूटेशंस आर इन मैक्सिमम केसेस दे आर हार्मफुल। समझ रहे हो? तो म्यूटेशन हार्मफुल है, और हार्मफुल उसमें बहुत रेयर केस कभी कभी होता है कि म्यूटेशन आपके काम की चीज बना दे। जैसे कुछ एक फायदे के म्यूटेशंस जो है मैं काउंट करवाता हूं, जैसे सीडलेस फ्रूट का बनना। ये आपके लिए जिन फ्रूट्स को आप यूजुअली खाते हो, अगर वो सीडलेस हैं तो आपको खाने में ठीक लगते हैं, आपके हिसाब से वो एक फायदेमंद म्यूटेशन है, नेचर के हिसाब से वो फायदेमंद
म्यूटेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो है आप कहोगे कि ऑस्ट्रेलिया में एक ये भी एक केस स्टडी है। ऑस्ट्रेलिया में एक बाड़े के अंदर शीप्स को जो है किसी किसान ने रखा हुआ, और रेगुलरली एक प्रॉब्लम थी, वो शीप बाड़ा पार करके जाती और आसपास जो है वो या तो वो खो जाती थी या फिर जो है वो बाहर में उनको कोई प्रीडेटर जो है मार देता है। ठीक है, या कोई लेक वगैरह है पास में तो उसमें वो डूब जाते हैं। तो इस तरह से उस किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होते रहा, और अल्टीमेटली एक म्यूटेशन हुआ उसके पूरे जो उसका हर्ड था जो शीप्स का, उनके अंदर म्यूटेशन हुआ और अचानक शॉर्ट लेग्ड शीप जो है वो पैदा होने लग गए। ठीक है, शॉर्ट लेग्ड शीप का फायदा उस किसान को ये हुआ कि अब वो शीप बाड़ा क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकते थे, और इस तरह ये फायदे का म्यूटेशन हुआ। ठीक है, तो इसी तरह कई बार फरलेस एनिमल्स क्रिएट हो जाते हैं, या ये सारी चीजें म्यूटेशन में काउंट होते हैं। अचानक होने वाले चेंजेस, अचानक होने वाले परिवर्तन ये चीज करते हैं। अब आप एक बात देखिए इसमें जो ये सारी बातें तो ठीक है, डिवरीज ने एक्सप्लोर कर दिया, बता दिया कि म्यूटेशंस आर एग्जिस्टिंग, बट एक बात उन्होंने कही इंपॉर्टेंट कि स्पीशिएशन में म्यूटेशंस रोल प्ले करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्यू टू म्यूटेशंस देयर आर वेरिएशंस, ड्यू टू म्यूटेशंस देयर आर वेरिएशन, मतलब उन्होंने माना कि वेरिएशंस का जो कारण है वो म्यूटेशन है मेनली, है ना। लेकिन आप ये देखिए कि क्या सारे वेरिएशंस का कारण जो है म्यूटेशन होंगे, ये बात मतलब पॉइंट रखती है। अब आप ये देखो कि अगर डिवरीज कहते हैं कि म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन हुआ है और अलग अलग तरह के फॉर्म्स बनते हैं, तो ये बात पूरे तरीके से नहीं सही है, पार्शियली सही है। अगर सिर्फ म्यूटेशन से चीजें बनती हैं तो वो रैंडम होती हैं, और ज्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं। लेकिन नेचर के अंदर जो कैरेक्टर्स मौजूद हैं वो तो यूजफुल कैरेक्टर्स ज्यादा हैं, हार्मफुल कैरेक्टर कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यूटेशन थ्योरी में कहीं ना कहीं तो कोई लोचा है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। समझ में आई बात आपको? तो डार्विन की थ्योरी को डिवरीज डिस्कार्ड इसीलिए करते हैं कि ये जो चीज है डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि कौन सी जो अनवांटेड कैरेक्टर नेचर के अंदर मौजूद है, तो ये डिवरीज ने उसको कहा, और साथ में डिवरीज ने ये भी कहा कि म्यूटेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस। तो अब बात सवाल ये आता है कि म्यूटेशन अगर सारी वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो नेचर के अंदर फिर कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं होना चाहिए, कोई वेस्टिजियल ऑर्गन्स नहीं होने चाहिए, जो कि ये बताते हैं इट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उधर आप देखो कि ये चीजों ने इस थ्योरी पे थोड़ा सा जो है झटका लगाया कि डिवरीज जो है पूरे तरीके से सही नहीं है। तो अब सवाल ये होता है कि ना तो डिवरीज पूरे तरीके से सही है, ना डार्विन एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। डार्विन जेनेटिक्स के नाम पे जीरो थे, तब तक जेनेटिक्स शुरू ही नहीं हुआ था, उनको पता ही नहीं था कि जेनेटिक्स नाम की चिड़िया क्या है। ठीक है, तो जब शुरू हुआ लास्ट में सब कुछ जो है वो एस्टैब्लिश हुआ, तो नई थ्योरी एक सामने आती है, और बाद में जो बाद वाले जो हम एरा में पढ़ते हैं वो नियो डार्विनिज्म पढ़ते हैं। एग्जैक्टली नियो डार्विनिज्म इज नाउ द फ्यूजन ऑफ डिवरीज म्यूटेशन थ्योरी एंड ओल्ड डार्विनिज्म। समझ में आया? और इस तरह हम दो मेजर कॉन्सेप्ट्स को नेचर में देखते हैं, नियो लैमार्किज्म एंड नियो डार्विनिज्म। सवाल यह है कि ज्यादा सही क्या है? तो आप दोनों की तरह से केसेस देखोगे तो आप दोनों कॉन्सेप्ट्स को नेचर में लगते हुए पाओगे। आप ये पाओगे कि जब नेचर में ऑर्गेनिजम्स किसी वेरिएशन को डेवलप करते हैं तो एडेप्टेशन के थ्रू आता है, लंबे समय के साथ आता है, और वो लेमार्किज्म वहां पे आप फॉलो होता हुआ देखते हैं। जब डिफरेंट वेरिएशन वाले ऑर्गेनिजम्स नेचर में आते हैं तो किसी एक वेरिएशन को ज्यादा प्रिफर किया जाता है, नेचर ज्यादा परफेक्टली उसको जो है फेवर करती है, तो वो सर्टेन स्पीशीज, वो सर्टेन कैरेक्टर जिंदा रहता है। नाउ यू कैन सी डार्विनिज्म या नियो डार्विनिज्म इज मीन अप्लाइड। तो दोनों तरह से मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं एवोल्यूशन में दोनों चीजें यहाँ पे वर्क करती हैं। तो यहाँ जो अभी तक मोस्ट एस्टैब्लिश्ड थ्योरी है, सबसे ज्यादा जब हम बात करते हैं तो अभी भी हम डार्विन को ही बात करते हैं, बट नियो डार्विनिज्म आज की डेट में हम पढ़ते हैं। ओके, क्योंकि नियो डार्विनिज्म जो है वो जेनेटिक एज वेल एज म्यूटेशन थ्योरी को भी
लेकर के चलता, उससे होने वाले इफेक्ट और इन्फ्लुएंसेस को भी बताता है। तो मैकेनिज्म के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है डेवलपमेंट को शो किया गया है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में हम एक तो ये देखेंगे कि स्पीसिएशन एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड स्पीसिएशन। एंड मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखने जा रहे हैं कि किस तरह ये वर्क करता है नेचर के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डीवरीज की थ्योरी बता दी है। ठीक है, और मैंने आपको जो है बात कर ली है साथ में मेंडल के बारे में। जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं देखता हूं, एक्चुअली बुक में देख लूं, बुक यहां से गायब हो गई है। एक बार मैं बुक में से आपको बता देता हूं, ऑनलाइन अभी मौजूद नहीं है। लेट मी सी। चलिए ऐसे एक बार डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म में देखो ऐसा होगा कि ये सारे, जहां मैकेनिज्म की बात कर रहे हो तो देयर विल बी ए टर्म जिसको हम कहेंगे स्पीसिएशन। ठीक है, स्पीसिएशन बोलेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, तो स्पीसिएशन जो होगा, स्पीसिएशन में इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। द आइडिया स्पीसिएशन इज व्हाट, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैकेनिज्म में हम लोग स्पीसिएशन ही पढ़ेंगे, तो मैकेनिज्म में जो आएगा स्पीसिएशन आएगा। दिस इज बाय द एप्लीकेशन ऑफ डार्विन, लेमार्क, डीवरीज, सभी की थ्योरीज जो है वो नेचर के अंदर वर्क कर रही है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि जब डार्विन जब डीवरीज ये कहते हैं कि म्यूटेशन इज होल सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस, एंड तो एक बात समझ में आती है कि वेरिएशंस आर नॉट ऑलवेज गुड। वो तो कहीं ना कहीं जो है वो किसी गड़बड़ी से पैदा हुए हैं। तो अगर सभी वेरिएशंस जो हैं यूजफुल हो तब तो कुछ बात देखी जाए। एक चीज आप देखो कि हिरोशिमा में एक एटम बम जो है वहां पे गिराया जाता। हिरोशिमा में अब तक कोई वहां पे सुपरमैन या हीमैन पैदा नहीं हुआ है ना। लाखों लोगों को म्यूटेशन हुआ, लाखों लोग अफेक्ट हो गए, लेकिन सबको डिजीजेस हुई। ओके, कोई भी यूजफुल म्यूटेशन अभी तक वहां देखने को नहीं मिला, जबकि प्रोबेबिलिटी क्या थी, लाखों लोग एक साथ म्यूटेशन से पास ऑन हो रहे हैं, लाखों लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, लाखों लोगों को म्यूटेशन हुआ है, लाखों जो प्लांट्स हैं उनकी जो स्पीशीज है वहां पे हजारों स्पीशीज को उनमें भी म्यूटेशन हुआ होगा, और एनिमल स्पीशीज में भी हुआ होगा, लेकिन कहीं भी कोई जो है यूजफुल केस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस बात को प्रूव करने के लिए कि इवन इतने बड़े एक्सप्लोड के अंदर भी हमें कोई यूजफुल वेरिएशन नहीं मिल रहा। इसका मतलब यह है कि डिवरीज जो है वो पूरे तरीके से सही नहीं है। वो कुछ हद तक नेचर में म्यूटेशन की बात को लेकर के, वेरिएशन के लिए म्यूटेशन कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है, और ये हम जो है अभी ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड एज स्पीशिएशन। और स्पीशिएशन में हम लोग जो है एक तो पैटर्न भी पढ़ेंगे, वी विल ऑल्सो डिस्कस द पैटर्न कि किस तरह का ग्राफ बनता है वहां पे मैकेनिज्म को लेकर के देखूं तो ग्राफ जो है वो हम देखेंगे कितने तरह के, बुक के अंदर भी डिस्कस किया जाएगा। बुक में एक बार आज पढ़ लेना। देखो वहां पे 3 तरह के ग्राफ में देखता हूं। ठीक है, एक तो मुझे बिल्कुल बैलेंस्ड ग्राफ दिखता है, बैलेंस्ड ग्राफ दिखता है। और वो कैसा ग्राफ दिखेगा, जिसका पीक बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, मतलब मैं मान के चलूं यहां इसका पीक है, इधर हम क्या पढ़ रहे हैं,
मतलब ये क्या शो कर रहा है, ग्राफ क्या शो करेगा एग्जैक्टली यहां पे इस जगह पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि जो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है उसका इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। यहाँ पे मीडियम और हियर वी कैन सी द नंबर। यहाँ आप जो देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, हियर इट इज द कैरेक्टर। कैसे, जैसे पूरी पॉपुलेशन है तो पूरी पॉपुलेशन में अगर मीडियन कैरेक्टर फॉलो किया जा रहा है, पूरी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स कौन से, मीडियम कैरेक्टर के। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट इज द एक्सट्रीम लेफ्ट कैरेक्टर एंड नीग्रो इज द एक्सट्रीम राइट कैरेक्टर। समझ रहे हैं, मतलब यहां पे कहूं तो ये व्हाइट वाले हैं, यहां पे कहूं तो ये इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो क्या है, नीग्रो वाला है, बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन है। और बीच में कहूं तो ये ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, जैसे हम लोगों का कॉम्प्लेक्शन है। तो हमारा जो रीजन है, जियोग्राफिकल रीजन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फेवर्ड कैरेक्टर कौन है, सबसे ज्यादा फेवर्ड कलर जो है वो है आपका ये मुलेटो वाला मीडियम कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन अफ्रीका में जाओगे तो डार्क कैरेक्टर जो है वहां पे है, और अगर यूरोप में जाओगे तो वहां पे व्हाइट कैरेक्टर है, ठीक है। जिन जगहों पे जब जब किसी पॉपुलेशन के अंदर ये मीडियम कैरेक्टर जो है वो फॉलो किया जाता है, ऐसे ही हाइट का कैरेक्टर ले लो, शॉर्ट हाइटेड और लॉन्ग हाइटेड लोग हैं, और अगर कहीं पे मीडियम को फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह के फिनोमिना, इस तरह के स्पीशिएशन को हम लोग बोलेंगे कि ये स्पीशिएशन जो है वो कैसा है, ये स्पीशिएशन बैलेंस्ड वाला है, ठीक है। ये मैकेनिज्म में हम कहेंगे कि दिस इज बैलेंस्ड। ये जो मैं दोनों एरो लगा रहा हूं, इस एरो का मतलब है दिस इज फोर्स ऑफ सिलेक्शन। फोर्स ऑफ सिलेक्शन सिर्फ उन फॉर्म्स को डेवलप करने के लिए हेल्प कर रहा है जो कि मीडियम कैरेक्टर होल्ड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं ब्लॉक कर रहा हूं ये पूरा का पूरा, ये सारा एरिया किसका है, ये सारे जो इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे ये मीडियम कैरेक्टर को होल्ड करते हैं। तो एक ग्राफ आप ऐसा देखोगे बुक में जिसमें ये मीडियम कैरेक्टर को होल्ड किया जा रहा है, इसका मतलब है मैकेनिज्म बैलेंस्ड टाइप है, यहाँ पे इसको बोलेंगे बैलेंस्ड पैटर्न, ठीक है। और या बैलेंस्ड सिलेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड सिलेक्शन। नेचर में जब मीडियम कैरेक्टर को फेवर करते हैं तो दिस इज बैलेंस्ड। अगर किसी एक डायरेक्शन में ग्राफ बनता है, ठीक है, अगर ग्राफ जो है वो ऐसे बन जाए, ग्राफ जो है अलग थोड़ा सा बनेगा, आप ये देखो ग्राफ अगर डिफरेंट बनेगा लाइक दिस, ग्राफ अगर यहां पे ऐसे बने, मतलब मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ अगर ऐसा बने, यहां पे आप देखो ग्राफ एक तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है, यहां पे मेन लाइन थी तो ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया, तो ये शिफ्टिंग जो है दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगर ग्राफ दूसरी तरफ इधर को शिफ्ट हो गया तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्शनल सिलेक्शन, इसको भी डायरेक्शनल सिलेक्शन कहेंगे। और पहले वाला बैलेंस्ड या स्टेबलाइज सिलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हुआ डायरेक्शनल सिलेक्शन और स्टेबलाइज्ड। एक लास्ट टाइप जो है सिलेक्शन का होगा, बेटा इसको बुक में आपने एक बार जाके जरूर रिवाइज करना, देखना इसको, अगली क्लास में हम इस पे एक और बात करने वाले हैं, इस पे डिस्कस करेंगे, तो टाइम बहुत कम रहेगा। एक तो अभी एक जो लास्ट वाला है वो देख लो, लास्ट में आप देखोगे कि इस तरह है, दिस इज कॉल्ड डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। तो वी विल डिस्कस ऑल दिस मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन एंड एक जो हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन, कल के क्लास में हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे भी बात करने वाले हैं, ठीक है, स्पीशिएशन पे बात करने वाले हैं, थ्योरीज अपनी खत्म हो चुकी हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल नोट्स मिलेंगे जी, बुक से पढ़ो पहले, ओके। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।